Good morning to all. Welcome to the lecture number 9 of refrigeration and air conditioning subject. Today we are going to start unit number 2 aircraft refrigeration. आज हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन चैप्टर जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है सिलेबस के हिसाब से वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्नोट साइकिल है वो आइडियल साइकिल है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है और मेन डिफिकल्टी क्या रहती है कि कार्नोट साइकिल में जो आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, जो सारी प्रोसेस आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर की होती है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करना है, तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। तो 2-3 और 4-1 ये दो प्रोसेसेस जो है उसमें आइसोथर्मली हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अब जब हम बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स जूल या ब्रेटन साइकिल, तीनों एक ही है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो साइकिल है कौन सी, रिवर्स जूल साइकिल, उसको रिवर्स जूल साइकिल को रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं और बेल कोलेमन साइकिल भी कहते हैं। तीन नाम है इसके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मॉडिफिकेशन करेंगे कार्नोट साइकिल में, जहाँ पे जो दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस थी कार्नोट साइकिल में कि टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट साइकिल, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा आइसोबैरिक मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर वाली प्रोसेसेस से। मतलब दो आइसोथर्मल थे वो हमारा आइसोबैरिक मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो साइकिल काम कैसे करता है। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। आपका टास्क भी आज का यही रहेगा कि आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है और उसके साथ उसका पीवी और टीएस डायग्राम बना के उसका सीओपी लिखना है। ठीक है, आपको जीटीयू में या आपके सिलेबस में भी इतना ही पोर्शन दिया है कि एक्सप्लेन बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ये तीन एक ही है। ठीक है, बेल कोलेमन साइकिल, रिवर्स्ड जूल साइकिल और रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, ये एक ही है। इनका स्कीमेटिक डायग्राम बनाए और पीवीटीएस डायग्राम बनाए और इसका एक्सप्लेनेशन करें कि ये काम कैसे करता है। तो आपको आज यही करना है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, उसका पीवी डायग्राम बनाना है, टीएस डायग्राम बनाना है, वर्किंग लिखना है। और वर्किंग के बाद में आपको सिर्फ सीओपी का फॉर्मूला लिखना है, सीओपी का डेरिवेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्नोट साइकिल है उसमें जो दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस थी उसकी जगह पे ब्रेटन साइकिल में क्या किया कि उसकी जगह पे दो आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ले ली गई। तो अब हमारी सिस्टम काम कैसे करती है, तो ये दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एज इट इज है। ये पहली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है कंप्रेसर की और दूसरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एक्सपांशन की। अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है तो उस बेसिक से मैं आपको बताता हूँ कि हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल काम कैसे करती है। अब यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जो कि रेफ्रिजरेंट है, वो क्या है, वो है एयर। ये आपको एक दिमाग में रखना है कि हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, एयर है। ठीक है, तो अब एयर वर्किंग सब्सटेंस है और ये हमारा लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर LTHX और ये हमारा हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर, ये दोनों हमारे कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। ये दो हमारे कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। अब आपको मैं बेसिक से समझाता हूँ कैसे ये काम करता है। कि मान लीजिए आपका ये लो टेम्परेचर मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेशन करना है, ये एक चीज आपकी फिक्स कर दीजिए। क्योंकि हमें आपको पता है कि एसी या रेफ्रिजरेटर जिसमें जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है और हाई टेम्परेचर है वहाँ पे हीट हमें रिजेक्ट करनी है। आप ये रूम है, ये कमरा है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया गया है, जहाँ पे कूलर लगाया गया है, तो ये रूम है, वहाँ से हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है और वो हीट एब्जॉर्ब करके हमें हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में बाहर फेंकनी है। तो बाहर क्या है, फॉर एग्जाम्पल बाहर हमारा एटमॉस्फेयर है। अब मैं आपको थोड़े जो नंबर है वो ऐड करके बताता हूँ कि ये सब कैसे होता है। कि यहाँ पे मान लीजिए आपको जो फ्रिज है, रूम मतलब कि खाली जगह या फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे आपको -5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। वहाँ पे आपको -5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो यहाँ से जो एयर आ रही है रेफ्रिजरेंट के तौर पे,
उसको कितना होना चाहिए, -5 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो इसका आंसर है यहाँ पे से जो एयर एंटर हो रही है वो -5 से कम होनी चाहिए, मतलब कि -10 से फॉर एग्जांपल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। अब यहाँ पे जो रूम है उसमें हमें क्या करना है, कूलिंग या रेफ्रिजरेशन करना है। जो रूम है, खाली जगह है, रूम मतलब खाली जगह है, वहां पे हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन करना है। तो रेफ्रिजरेशन करने का अर्थ क्या है कि उसमें से हमें हीट एब्जॉर्ब कर लेनी है। हम हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां पे कूलिंग हो जाएगा या रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर है उसका काम क्या है, हीट एब्जॉर्ब करना, ये रूम में से। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर ने हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ रूम में से जो हीट एक्सचेंजर में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, है ना। रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा, तभी हमारी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगी। आप समझ गए? अब क्या होगा कि -5 यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे लो टेम्परेचर, उससे भी कम टेम्परेचर पे एयर डालनी पड़ेगी, तो वो हमने डाल दी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, ये -5 वाले रूम में से हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर या एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे एयर का टेम्परेचर बढ़ के फॉर एग्जाम्पल हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि उसका हाईएस्ट एफिशिएंसी से हीट एक्सचेंज हुआ, तो इसका यहाँ पे जो निकला वो -5 होके निकला, मतलब इतना आपने हीट ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे अब आपका रूम जो है वो -5 डिग्री पे मेंटेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर में -10 पे रेफ्रिजरेंट आया, एयर, उसने जो हीट थी वो सारी अपने अंदर खींच ली और बाहर निकल गया। अब हमें यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब करी है फ्रिज में से, वो फ्रिज में से जो हमने हीट एब्जॉर्ब करी है उसको हमें एटमॉस्फेयर में भी तो कहीं पे फेंकना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर में अगर आपको फेंकना है तो एक यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वो है 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपकी हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है, अंदर से बाहर। तो हीट ट्रांसफर हमेशा होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे जो ये अंदर जो एयर है वो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी वहां से एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट होगी। अगर ये खुद लो टेम्परेचर होगी तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में से हीट अपने आप में खींच लेगी। तो यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, किससे, तो कि 30 डिग्री सेल्सियस से। तो अब हम क्या करेंगे कि -5 को यहाँ पे 35 डिग्री पर पहुंचाना है। -5 को हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल 35 तक पहुंचाना है, तभी हमारी हीट जो है वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी रिजेक्ट होना। ठीक है, यहाँ पे हमें हीट रिजेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, तो कि हीट को एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे क्या करना है, हीट को रिजेक्ट करना है। अब एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या किया, तो कि जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे हम एयर को यहाँ पे लेके आए, क्योंकि आपको एब्जॉर्ब करना है, खुद में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे नीचे जाना पड़ेगा। अब रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको पानी भरना है टंकी में से, तो आपको पानी एब्जॉर्ब करना है बाल्टी में, तो बाल्टी आप पानी के लेवल के नीचे लेके जाओगे तभी उसमें पानी भरेगा। और अगर आपको पानी फेंकना है तो जहाँ पे फेंकना है उसको ऊपर के लेवल में से फेंकोगे तभी आप रिजेक्ट कर पाओगे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे -5 में से हीट लेनी थी, तो उसको उसके भी नीचे लेके गए ताकि हीट भर जाए उसमें। और अब यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर में हीट फेंकनी है, तो उसके ऊपर हम लेके जाएंगे तभी हम फेंक सकते हैं। तो 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे तभी हीट हमारी रिजेक्ट होगी, क्योंकि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, या हमारा समस्या ये है कि -5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर एयर को कैसे पहुंचाएं। तो इसका आंसर है कि कंप्रेसर से। तो यहाँ पे हमें कंप्रेसर लगाना पड़ेगा और कंप्रेसर को वर्क भी देना पड़ेगा। कंप्रेसर को हम वर्क देंगे, उससे वो कंप्रेस करेगा और हमारा -5 डिग्री का एयर है वो 35 डिग्री पर पहुंच जाएगा
और ये जो 35 डिग्री पर पहुंचा है वो एयर एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करके यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो कम हो गया 30 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें कितना चाहिए, -10 चाहिए। तो अब सिमिलरली 30 से -10 कैसे पहुंचे, तो जैसे 5 से 35 पहुंचे थे उसी तरह 30 में से -10 पहुंचेंगे। जहाँ जैसे कंप्रेस करके ऊपर पहुंचे थे तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और -10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट है वो क्या हुए, कंप्रेसर, उसके बाद हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर, उसके बाद टरबाइन और उसके बाद लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट हुए। तो ये 4 कंपोनेंट की मदद से हमारी साइकिल जो है, हमारी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको हम रिवर्स जूल ब्रेटन या बेल कोलेमन साइकिल कहते हैं, वो कंप्लीट हुई। लेकिन ये साइकिल जो है उसको एनालिसिस करने के लिए हमें उसको पीवी और टीएस डायग्राम में बनाना पड़ता है, वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो 2 प्रोसेस है हीट एक्सचेंजर वाली, कौन सी 2 प्रोसेस, हीट एक्सचेंजर वाली, मतलब कि 4 से 1 और 2 से 3, मतलब 4 to 1 और 2 to 3, इन दोनों के बीच हमारा हीट एक्सचेंजर है। 4 to 1 आप जाते हो तो उसमें बीच में हीट एक्सचेंजर आता है, और 2 to 3 जाते हो तो बीच में हीट एक्सचेंजर आता है। ये 2 प्रोसेस हमारी है वो कांस्टेंट प्रेशर है। तो पहले P1 और P4 की कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना लेंगे और P2 और P3 के कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे आपका 1 to 2 के बीच क्या होता है, कंप्रेशन। तो 1 पॉइंट है कहाँ पे हमारा, P1 P4 की लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो P1 P4 की लाइन के ऊपर एक 1 पॉइंट बनाएंगे और कंप्रेशन होगा आइसेंट्रोपिक। तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम जो है वो कम होगा और प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं P1 से P2 गए, इसमें वॉल्यूम आपका कम हुआ और प्रेशर आपका P1 से P2 पहुंच गया। अब 2 to 3 आता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में आप हीट रिजेक्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। सिंपल सी बात है, आपने वो ट्रेन की पटरी का एग्जांपल भी पढ़ा होगा कि अगर उसको आप हीट देते हो तो वो एक्सपांड होता है, हीट निकाल देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे वो वॉल्यूम उसका कम होगा जैसे ही यहाँ पे हीट वो रिजेक्ट करेगा। अब 3 to 4 क्या आता है, 3 to 4 वापिस से आप देखिए, 3 to 4 आपका आता है टरबाइन। तो 3 to 4 में क्या होगा, फिर से एक्सपांड होगा और प्रेशर उसका कम हो जाएगा, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। और 4 to 1 फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा। तो 4 to 1 आ जाता है जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे हमारी पीवी डायग्राम में साइकिल खत्म होती है। टीएस डायग्राम में भी सेम तरीके से होता है कि यहाँ पे पॉइंट 1 है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, ये 2 to 3 के बीच और 4 to 1 के बीच टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होती है वो ऐसे होती है, ऐसे आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब 1 to 2 के बीच क्या होता है, 1 to 2 के बीच कंप्रेशन होता है, लेकिन कौन सा, तो कि आइसेंट्रोपिक, मतलब कि उसकी एंट्रोपी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की एंट्रोपी सेम रहेगी। तो 1 to 2 प्रोसेस आपका होता है कांस्टेंट एंट्रोपी के साथ। अब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 to 2 कंप्रेशन हुआ तो T1 में से टेम्परेचर हमारा पहुंच गया T2 में। फिर 2 to 3 में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी। तो यहाँ से हमारी हीट 2 to 3 के बीच हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर जो है उसमें से हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच जो हमारा हीट एक्सचेंजर है वहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो रिजेक्ट होगी अगर हमारी हीट तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे 2 to 3 आप देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है। अब 3 to 4 क्या होगा, एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर और कम होगा। तो 4 पॉइंट पे आप आ गए, ये प्रेशर 3 से प्रेशर 4 पे आ गया और उसका टेम्परेचर भी कम होगा।
और 4 to 1 हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी तो वापस हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा वापस 1 पे आ जाएगा। तो ऐसे हमारी जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है, बेल कोलेमन साइकिल। इसका आपको पीवी और टीएस डायग्राम जो है वो आपको बनाना है, ठीक है, आज के टास्क में। और ये जो प्रोसेस लिखी गई है वो लिखनी है।